के साथ छत्तीसगढ़ में मैदानों में कूदी हुई थी और भूपेश बघेल की लीडरशिप में तमाम वादों को, गारंटीज को वहां रखा जा रहा था। लेकिन जब पहले मैनिफेस्टो आता है बीजेपी का तो उन वादों से थोड़ा थोड़ा ऊपर करके बीजेपी लेके आती है, लेकिन नहले पे दहला। और उसके बाद कल जब कांग्रेस पार्टी वहां अपना मैनिफेस्टो लाती है तो वो उसके ऊपर लेके आती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले यानी मतदान से पहले बीजेपी पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई दिखी। और वैसे ही यहां तेलंगाना की जो बात आप रख रहे हैं वहां भी बीआरएस और कांग्रेस के बीच वो फाइटिंग तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हो रहा है। लेकिन एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, उसको जोड़ करके सीधे शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं। इन दोनों मसलों पर चर्चा करके फिर बढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस या जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, इनका मानना है कि 2024 में हम आ ही रहे हैं और जो वादे राज्यों के हम कर रहे हैं उन वादों के लिए अगर केंद्र की मंजूरी की जरूरत आगे पड़ी तो सरकार केंद्र में तो हमारी होगी। लेकिन क्या बीआरएस को ऐसा कॉन्फिडेंस है? मोदी जी ने तो मना कर दिया एनडीए में साथ आने से। तो शायद यही कॉन्फिडेंस की कमी है जो इलियास शम्सी साहब आप कह रहे थे कि बीपीएल कोटे वाले लोगों को 400 रुपए में हम गैस सिलेंडर तो देंगे, लेकिन सारे परिवार मतलब सबको, तेलंगाना में वास करने वाले तमाम लोगों को जो गैस सिलेंडर के लिए एलिजिबल हैं उनको देने का वादा बीआरएस नहीं कर पा रही है। ऐसे ही जमीन देने का वादा, उस पर घर बनाने के लिए कर्ज का वादा, ये तमाम वादे यहां पर करती हुई कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे वादे हैं और वहां जो कुछ करके आ रही है, राहुल गांधी जो करके आ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन दिखाई भी दे रहा है लोगों में। शकील अख्तर जी, दो आंकड़े जल्दी जल्दी आपसे, दोनों आंकड़ों के पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, फिर छत्तीसगढ़ चलते हैं जल्दी से। मणिपुर के बाद अब मिजोरम के लोग भी ये पूछने लगे हैं कि क्या हम भारतीय नहीं हैं? कोई ये बता सकता है कि आज तक कोई ऐसा चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ हो जिसमें मोदी जी उस राज्य में नहीं गए हों? कोई एक राज्य का नाम हमें कोई बता दे। नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी गए हैं। तो उनका मणिपुर के बाद मिजोरम न जाना एक बहुत ही बड़ा और गलत संकेत गया है। आप देखिए कि वहाँ पे जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, उसका कारण ही यही है, मोदी जी के खिलाफ रिएक्शन। ये राहुल गांधी के जाने से तो हुआ ही हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों में इतनी नाराज़गी है और जो वहाँ पे सत्तारूढ़ दल है एमएनएफ, उसकी भी नाराज़गी है, उसके मुख्यमंत्री की भी नाराज़गी है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पड़ोसी राज्य मणिपुर में नहीं गए, जहाँ के लोग हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आ गए हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा हिंसा हुई जिसका असर हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही गलत संकेत हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ऐसे होते जो कहीं चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते तो समझ में आता है, मगर प्रधानमंत्री जी तो हर जगह चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन उनका मिजोरम न जाना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जो सारे के सारे सीमावर्ती राज्य हैं, एक बहुत ही गलत संकेत है। दूसरी बात, तेलंगाना जो है, तेलंगाना में जो आपका ओपिनियन पोल है वो हमें लगता है कि आशा के अनुरूप ही है। जिस तरह कांग्रेस और बढ़ती चली जा रही है तो वो ट्रेंड ये बता रहा है कि कांग्रेस अभी और बढ़ेगी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि बीआरएस के खिलाफ वहाँ पे इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और इसके अलावा बीआरएस ने जिस तरह से पर्दे के पीछे जिन दो लोगों से समझौता किया है उसका बीआरएस को बड़ा नुकसान हो रहा है जी। एक बीजेपी के साथ और एक ओवैसी के साथ। बीआरएस आज ये समझाने में असफल साबित हो रही है कि वो इन दोनों का साथ क्यों ले रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, ये दोनों ही जो ग्रुप हैं, ये वहाँ पे धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। बीजेपी एक बात कहती है, ओवैसी उससे ज़्यादा बोलते हैं, बीजेपी फिर उससे ज़्यादा बोलती है, और ये किसी भी राज्य के लिए, जो आगे बढ़ने वाला राज्य है, जो नया राज्य है, उसके लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता है। और कांग्रेस वहाँ पे शांति की बात कर रही है। कांग्रेस के जो भूतपूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो पहले 3 दिन के लिए गए, उसके बाद 3 दिन के लिए फिर गए वहाँ पे, वो बहुत ही अच्छा संकेत गया है वहाँ पे। दूसरी एक बात हम और बता दें, जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, ये चुनाव हार जाने के बाद बीआरएस भी इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। क्यों? क्योंकि उससे भी मालूम है कि मैं हार जाऊं या जीत जाऊं, मोदी जी अब मुझे रहने नहीं देंगे। एक मैसेज बड़ा साफ चला गया है कि अगर 2024 मोदी जी जीत गए तो उसके बाद राजनीति क्या होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, राजनीति क्या होगी, किस दिशा में जाएगी देश की राजनीति, सियासत की बात 2024 के बाद अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार उस कुर्सी पर आसीन होते हैं तो इसके बारे में बहुत अलग अलग बातें हो रही हैं, जिस पे चर्चा हम लगातार करते भी हैं, विश्लेषण भी करते हैं हमारे तमाम विश्लेषक साथी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के ओपिनियन पोल की, और जिसमें से 2 राज्यों के ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुके हैं। मिजोरम में सरकार हंग असेंबली हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और जादुई आंकड़े छूने से थोड़ा सा 2 कदम 3 कदम दूर। और लेकिन क्या ZPM और NPA MNF की सीटें कम होंगी? ये बड़ा सवाल नहीं है, ये छोटा सवाल है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां जैसे बदली हैं वैसे में हो सकता है कि बम्पर वोटिंग जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाए, क्योंकि कल वोटिंग है। चलिए खैर, वो देखा जाएगा क्या कुछ होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेलंगाना में 119 सीटें और यहां कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं और इन आंकड़ों के साथ सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आएंगे। आंकड़े छत्तीसगढ़ का लेकर आना चाहता हूं आपके सामने। छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिखाएं, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम साथी और खासकर मैं अपनी टीम से कहूंगा कि छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांटा गया है। बस्तर का पार्ट है, सरगुजा का पार्ट है और मध्य छत्तीसगढ़ का पार्ट है। उन तीनों के आंकड़े को भी लेकर आइए और पूरे आंकड़े को लेकर आइए, ताकि समझ में आए कि छत्तीसगढ़ के नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में कहां कितनी सीटें, किनके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो, और कुल कितनी सीटें आ रही हैं। जरा पूरा लेकर आइए। ऊपर 88 दिख रहा है, शायद 90 होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की 90 के 90 सीटों में से आप देखिए 51 से 59, 51 टू 59 सीटें कांग्रेस के खाते में, 27 टू 35 सीटें बीजेपी के खाते में, 27 टू 35, और अन्य के खाते में 2 से 6। बस्तर की 12 सीटें हैं, 12 में से कांग्रेस 7 से 9 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी बस्तर में 3 से 5 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं है। सरगुजा की 14 सीटें हैं, जो 14 की 14 सीटें आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के पास है, लेकिन वहां कांग्रेस पार्टी 3 से 5 सीट गंवा सकती है। ये बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और 0 से 2 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। सरगुजा जो नॉर्थ बस्तर है, और 8 से 10 सीटें यहां आती हुई दिखाई दे रही हैं कांग्रेस के पास। मध्य यानी सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 64 सीटें हैं, 36 से 40 सीटें कांग्रेस, 21 से 25 सीटें बीजेपी, 2 से 4 सीटें अन्य के खाते में। टोटल 51 टू 59, 51 से 59, यानी लगभग 55 सीटें कांग्रेस को और 31 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें अन्य के खाते में। यहां से अब बढ़ते हैं आगे। 3 राज्यों के आंकड़े आप सबके सामने हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना और मिजोरम। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में अभी हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि सबसे आसान राज्य अगर कांग्रेस के लिए कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है, और यहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीतती हुई हमारे आंकड़ों के हिसाब से भी। और जितने भी ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे, शायद ही कोई ओपिनियन पोल ऐसा हो जो वहां कांग्रेस को की जीत ना दिखा रहा हो। वैसे ही हम भी दिखा रहे हैं। कितना काम हमारे साथी विजय शुक्ला जी और उनकी टीम ने किया है वो बताएंगे, लेकिन आंकड़े जो हैं ये उसी तरफ दिखा रहे हैं जिस दिशा में बाकी आंकड़े भी आए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब। देखिए राजीव जी, मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं और शुक्ला जी स्टैटिस्टिक्स के महारथी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शुक्ला जी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं और मैं सहमत नहीं हूं इन ओपिनियन पोल से। उसका कारण है, देखिए कारण है, शेयर मार्केट में एक चीज, अभी शकील साहब ने बात की ट्रेंड की। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, ये शुक्ला जी सहमत होंगे, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो बड़ा स्टीप होता है। आपको पता होगा मिजोरम के अंदर आज से कुछ महीनों पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे और ZPM ने स्वीप किया था। तेलंगाना के अंदर कुछ महीने पहले एक बाईपोल हुआ था, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। इसका मतलब यह है कि वो पार्टी जो कि मिजोरम में और तेलंगाना में नदारत थी, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के वहां जाके प्रचार करने के बाद अगर ये स्थिति में है, ये ट्रेंड रिवर्सल है, और ये ट्रेंड रिवर्सल यहां नहीं रुकेगा, यहां रुक ही नहीं सकता। शेयर मार्केट में जब एक ट्रेंड रिवर्सल, इसीलिए वहां पे हम लोग टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करते हैं और ब्रेकआउट्स कहते हैं। आज के तारीख में कांग्रेस ब्रेकआउट्स में है और मैं स्पष्ट मानता हूं कि जहां पे तीसरे नंबर पे थी कांग्रेस, अगर वो पहले नंबर पे है तो ये इतनी एक्सट्रीम लीड होगी
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मैं बार बार कहता हूं, वो मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अपने अध्ययन और एक अध्यापक के रूप में बात करता हूं। मैं गया नहीं हूं कहीं भी, लेकिन जो ट्रेंड एनालिसिस हो रही है और ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, उसके हिसाब से बिल्कुल दूध को फूंक फूंक कर न पिया जाए। स्पष्ट बहुमत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और देखिए, एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब ओपिनियन पोल्स होते हैं, ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पे डबल इंजन सरकार है। मैं तेलंगाना को भी डबल इंजन सरकार कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में एक भाई है और दूसरा मौसेरा भाई जो है वो तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर है। देखिए, वहां जो रिस्पोंडेंट होता है वो डरता है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ भी बोलने से डरता है और राज्य सरकार के खिलाफ भी बोलने से डरता है। जो वोकल वोटर है वो तो खुल के बोलता है, रिस्पॉन्स देता है। जो साइलेंट वोटर है वो चुप रहता है। और साइलेंट वोटर हमेशा जो एक वो होता है कि जो ऐसी पार्टी जो कि रही है, जिसकी तरफ सहानुभूति आ रही है, लेकिन खुल के नहीं बोल सकता। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों स्टेट जो आपने डिस्कस की, लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, और ऐसी विक्ट्री होने वाली है जो अगले, जब तक में हम लोग डिबेट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, इट इज गोइंग टू बी वन साइडेड इलेक्शन। तीन राज्य अभी सामने हैं। तीनों राज्यों में से दो राज्य में